Hello friends, today we are going to study a chapter which is called cell, or we can say the fundamental unit of life, the cell. ये हम 9th क्लास का पढ़ने जा रहे हैं. ओके, remember these things. In this chapter, first of all, we have to study about history of cell. What? History of cell. चलो पॉइंट वाइज लिखते हैं, समझ में भी आएगा. पॉइंट फर्स्ट, सेल वाज discovered by Robert Hooke. ओके, सबसे पहले सेल डिस्कवर कौन किया था? रॉबर्ट हुक in 1665. Okay, and the first living cell was discovered by the Anton von Leeuwenhoek. First living cell was discovered by Anton van Leeuwenhoek. ओके, जो सबसे पहले जो लिविंग सेल खोजा गया था वो एंटोन वॉन लीeuwenhoek के द्वारा. ओके, एंड द डेड cell was discovered by Robert Hooke. ओके, और जो डेड सेल सबसे पहले रॉबर्ट हुक खोजे थे फ्रॉम कॉर्क. किससे? कॉर्क से. एंड द सेल थ्योरी वॉज गिवन बाय द स्लीडेन एंड सॉन. सेल थ्योरी कौन दिया था? स्लीडेन एंड सॉन. द सेल थ्योरी वॉज गिवन बाय स्लीडेन एंड सॉन. और देखो, स्लीडेन और सॉन्ग ने अपना स्टेटमेंट दिए थे जो था, स्लीडेन स्टेट दैट, स्लीडेन ने बताया था कि ऑल प्लांट वर मेड अप ऑफ सेल. जितने भी प्लांट हैं वो किसके बने हुए हैं? सेल के बने हुए हैं. ऑल प्लांट्स वर मेड अप ऑफ सेल. ओके, एंड सॉन ने बताया था कि जितने भी एनिमल्स हैं वो किसके बने हुए हैं? सेल के बने हुए हैं. ऑल एनिमल्स वर मेड अप ऑफ सेल. एंड देखो भाई, न्यूक्लियस को सबसे पहले खोजने वाले रॉबर्ट ब्राउन थे. कौन थे? रॉबर्ट ब्राउन. न्यूक्लियस was discovered by Robert Brown
इन 1831 न्यूक्लियस को खोजने वाले कौन थे? रॉबर्ट ब्राउन। देखो भाई सब लिखना, ऑल दीज थिंग्स शुड बी रिटन ऑन योर नोट्स बुक, ओके। लिख लो फिर आगे बढ़ते हैं। लिख लो, पॉज करके लिख लेना फिर आगे बढ़ते हैं। और ये इंपॉर्टेंस है, पूछता है एग्जाम में, फिर आगे बढ़ते हैं हम। लिख लिया? बताते हैं। समझ में आया? सबसे पहले सेल कौन खोजा था? रॉबर्ट हुक, जो डेट था इन 1665। एंड द सेल थ्योरी वाज गिवन बाय स्लीडन एंड सॉन। सेल थ्योरी कौन दिया था? स्लीडन एंड सॉन। और लिविंग सेल खोजा गया था सबसे पहले एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। और जो लिखोगे पढ़ लेना। अब आते हैं यूनी सेलुलर organism and multicellular organism. So tell me, what do you know about unicellular organism and multicellular organism? बता सकते हो तो बताओ, कमेंट में बताना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिस्कस अबाउट यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। देखो इजी है, जान लो। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, क्या? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। देखो ये सिंपल है, दोज ऑर्गेनिज्म विच आर मेड अप ऑफ सिंगल सेल। Those organisms which are made up of single cell. The organism which are made up of single cell, यानी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म उसे कहते हैं जो सिंगल सेल के बने होते हैं। द ऑर्गेनिज्म विच आर मेड अप ऑफ सिंगल सेल, ओके। इसके एग्जाम्पल हैं प्रोटोजोआ, एल्गी, क्लेमाइडोमोनास, ईटीसी, और भी बहुत कुछ होते हैं। प्रोटोजोआ, एल्गी, क्लेमाइडोमोनास, बैक्टीरिया भी लिख सकते हो आप, बैक्टीरिया, ईटीसी। लेट्स कम ऑन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म किसे कहते हैं? मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म उसे कहते हैं जो मैनी सेल से मिलके बना हो, यानी ढेर सारे सेल से मिलके ऑर्गेनिज्म जो बनते हैं उसे हम मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। यानी द ऑर्गेनिज्म which are made up of या composed of many cell, it's called multicellular organism। इसके एग्जाम्पल जैसे हम ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स एंड प्लांट्स
ETC और भी बहुत कुछ हो सकते हैं, लिख लो। फिर इसके बाद पढ़ते हैं प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसे लिख लो, पॉज करके लिख लो। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म उसे कहते हैं जो सिंगल सेल के बने होते हैं, जिसके एग्जांपल हैं प्रोटोजोआ, एल्गी, क्लेमाइडोमोनास, बैक्टीरिया और बहुत कुछ हो सकते हैं। और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म उसे कहते हैं जो ढेर सारे सेल से मिलकर बने होते हैं, उसे हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। इसके एग्जांपल हैं ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स, प्लांट्स। ओके, लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं। इजी है पर बताना जरूरी था इसलिए बताया। We have to discuss about prokaryotic cell and eukaryotic cell. You know about prokaryotic cell and eukaryotic cell? Tell me. Prokaryotic cell and eukaryotic cell. Prokaryotic cell and eukaryotic cell. Let's discuss. Prokaryotic cell. देखो, इसको पॉइंट वाइज लिखते हैं, समझ में आएगा और नोट्स भी अच्छे से बना लोगे तुम। प्रोकैरियोटिक सेल, देखो प्रोकैरियोटिक सेल उसे कहते हैं जिसके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता। प्रोकैरियोटिक सेल उसे कहते हैं जिसके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता और उस न्यूक्लियस पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होते हैं और इसके पास जो सेल मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनल होते हैं, जो मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनल होते हैं, इसमें एब्सेंट होते हैं। मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनल जो होते हैं इसमें एब्सेंट होते हैं। तो लिखते हैं इसे, इट डज नॉट हैव वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। ओके, देखो सब अपने लैंग्वेज में लिख रहे हैं और सही भी है, अपने लैंग्वेज में लिखना चाहिए। इट डज नॉट हैव वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, इसके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होते। क्या नहीं होते? वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होते हैं, यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट ऑन न्यूक्लियस, यानी न्यूक्लियस पे कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता। देखो यार, अगर एक सेल है, ये न्यूक्लियस है और इसका ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, समझाने के लिए रफली बता रहे हैं, ये सेल है, ये न्यूक्लियस है और ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, मान लो। तो देखो, जब ये इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को हम हटाते हैं और ये साइटोप्लाज्म है, तो ये न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म के डायरेक्ट कांटेक्ट में आ गया कि नहीं? आया ना। जब ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन था तो डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं था साइटोप्लाज्म की, ये सब साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं था। अब जब हम इसी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को हम रिप्लेस कर दे रहे हैं, हटा दे रहे हैं, नहीं है, एब्सेंट है, तो ये जो न्यूक्लियस है डायरेक्ट कांटेक्ट है कि नहीं साइटोप्लाज्म से? तो यही यहाँ पे लिखते हैं कि न्यूक्लियस डायरेक्ट कांटेक्ट विथ साइटोप्लाज्म। ओके,
ये डायरेक्ट कांटेक्ट में होता है, साइटोप्लाज्म के डायरेक्ट कांटेक्ट में होता है। मेम्ब्रेन जो हम बताए थे, मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल, आगे पढ़ेंगे ऑर्गेनेल क्या होते हैं, अगले लेक्चर में आएगा। ऑर्गेनेल्स आर एब्सेंट, क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। और देखो ये स्मॉलर इन साइज, और जो यूकैरियोटिक होते हैं इससे बड़े होते हैं। तो आगे हम बताएंगे, इसे लिख लो फिर पढ़ते हैं यूकैरियोटिक सेल के बारे में। ओके, लिख लो जल्दी जल्दी। बस इसी का सब अपोजिट है। आते हैं यूकैरियोटिक सेल के बारे में। यूकैरियोटिक सेल, ओके। तो यूकैरियोटिक सेल उसे कहते हैं जिसके पास यूकैरियोटिक सेल उसे कहते हैं जिसके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस के ऊपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी होते हैं, जिसके वजह से डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं रहते हैं साइटोप्लाज्म के। और ये प्रोकैरियोटिक से कुछ बड़े होते हैं, समझे। इट हैव वेल डिफाइंड nucleus. It's have well defined nucleus with nuclear membrane. Okay. और it does not direct contact with साइटोप्लाज्म। और ये जो न्यूक्लियस होता है डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होता साइटोप्लाज्म के, जो न्यूक्लियस होता है डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होता है साइटोप्लाज्म के। यहाँ पे लिख लो न्यूक्लियस डज नॉट डायरेक्ट कांटेक्ट विद साइटोप्लाज्म। और मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल प्रेजेंट होते हैं। मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल्स आर प्रेजेंट। और ये लार्जर इन साइज होता है, लार्जर इन साइज एज कंपेयर टू प्रोकैरियोटिक सेल। ओके, लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे तुम 10th 11th 12th सब में काम आएगा, हमेशा इसको फेस करोगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। लिख लो फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। तो भाई लाइक जरूर करना भाई, शेयर जरूर करना हमारे चैनल को। ओके, हमारे चैनल का नाम है जेजी बायोलॉजी क्लासेस। भूलना मत, जरूर लाइक करना, शेयर करना भाई, अपने फ्रेंड्स के पास जरूर शेयर करना ताकि वो भी पढ़ सकें जेजी बायोलॉजी क्लासेस। ओके, फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, बाय।